गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में अपन एक्सरसाइज 2.1 उदाहरण सहित कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन एक्सरसाइज 2.2 की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले ही आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत गणना का सिद्धांत या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये अपनी बुक में प्रमेय नंबर 2.2 के द्वारा लिखित है। ठीक है ना भाई। 2.1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो 2.1 है और ये 2.2 है। इसमें कहा क्या गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है यदि क्रम का महत्व नहीं हो। अब इसको समझ लें। पहले इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे सबसे पहला ही शब्द आया है भाज्य संख्या। तो बेटा, भाज्य संख्या क्या होती है? तो दो शब्द है, एक तो है अभाज्य और एक है भाज्य। ठीक है ना भाई। दो प्रकार की संख्याओं में बांट दिया मैंने सभी संख्याओं को, अभाज्य और भाज्य। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, एक और संख्या स्वयं, तो वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, वे सभी अभाज्य हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद संख्या का जाएगा, बाकी की किसी और संख्या का पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना भाई। अब जो संख्या अभाज्य नहीं है वो संख्या भाज्य होती है। भाज्य संख्याओं में सबसे पहली संख्या का नाम आता है 4। जैसे इसमें एक का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा और 4 का चला जाएगा। तो कहने का मतलब जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला शब्द था भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के, ये अभाज्य संख्याएं हो गई, इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। अद्वितीय से मतलब है कि जो भी गुणनखंड अपने आए उनके अलावा दूसरे गुणनखंड नहीं आ सकते, चाहे अपन किसी भी विधि का प्रयोग कर लें, चाहे कैसे ही निकाल लें, लेकिन अभाज्य गुणनखंड वही आएंगे यदि क्रम का ध्यान नहीं रखें। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं अपन। 210 उदाहरण ले लिया अपन ने, 210। अब मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। क्या निकाले बेटा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नाम है तो इसका मतलब यहाँ पे केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे। मैं एक बार यहाँ पे लिखे दे रहा हूं
2 3 5 7 11 13 17 19 21 सॉरी 21 नहीं 23 29 31 डैश 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 और भी हैं, लेकिन अपना काम लगभग जहां तक है इतने से चल जाएगा। यानी हमें इन्हीं में से यहाँ पे संख्याएं लिखनी है भाग देने के लिए। तो सबसे पहले 2, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है उनमें 2 का भाग चला ही जाता है। तो 2 से दिया 2 एकम 2 2 पंजा 10। फिर 3 का जाएगा जिन संख्याओं के अंकों का योग 5 और 0 5 और 1 6 अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए उनमें 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो 3 से दे दिया 3 तिया 9 3 पंजा 15। फिर 5 से दे दिया 7 बार और फिर 7 से दे दिया 1 बार। तो देखो बेटा 210 के अभाज्य गुणनखंड आए मेरे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है ना भाई। अब मैंने इसी गुणनखंड की प्रक्रिया को एक बार ऐसे किया। सबसे पहले मैंने 7 से दे दिया 7 तिया 21 30 बार गया। फिर मैंने 3 से दे दिया 10 बार गया। फिर 2 से दे दिया 5 बार गया और फिर 5 से दे दिया 1 बार गया। एक बार पुनः लिख दूं इसको 210 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। एक बार और करके देखा 210 5 से दे दिया 5 का 20 कितना बचा 1 5 गुना 10 42 हो गया। फिर 2 से दे दिया 21 फिर 7 से दे दिया 3 और फिर 3 से दे दिया 1। एक बार पुनः लिखा 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। तो देखें यहाँ पे गौर से पहले वाले में 2 3 5 और 7 के अक्षर हैं। कितने हैं 2 3 5 और 7। दूसरे में देखें 7 3 2 5 इसमें भी 2 3 5 7 सेम अक्षर है, एक जैसी संख्याएं हैं। फिर तीसरे में देखें इसमें भी वही संख्या है। तो कहने का मतलब हम कैसे ही निकाल लें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यही आएंगे। केवल अगर क्रम का महत्व नहीं हो, केवल अगर क्रम को ध्यान में क्रम का महत्व नहीं दे अपन कि इसमें पहले 2 आया है फिर 3 आया है, ऐसे क्रम का ध्यान नहीं रखे तो अक्षर वही आने हैं। तो इसको अपन अद्वितीय बोलते हैं। ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो कैसा होता है अद्वितीय होता है। कैसा होता है बेटा अद्वितीय। क्लियर। अब अपन इस पे आगे क्वेश्चन करते हैं। इसकी सहायता से अपन हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले सवाल है। कौन से हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में। 2.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि है। करना वही एलसीएम और एचसीएफ है जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है ना भाई। देखें एक उदाहरण सबसे पहले एग्जाम्पल पहला है 8190 के अभाज्य गुणनखंड वृक्ष आरेख की सहायता से ज्ञात करें। करने वही अभाज्य गुणनखंड है लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया उसने वृक्ष आरेख। ठीक है ना। कभी कभार जैसे उसको पेपर को टिपिकल करना हो या घुमाना हो तो वो इस तरीके से उल्टे सीधे दे देता है। तो हालांकि अलग है, वही अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं है, ये अलग है लेकिन बहुत ईजी है। पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है जैसे अपन बचपन से निकालते आ रहे हैं। ये काम रफ पे कर लें। सबसे पहले 2 से जाएगा 2 चौका 8 2 नाम 18 2 पंजा 10। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत। अब देखो 5 और 9 14 और 4 18 3 का चला जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 3 छक्के 18 और 3 पंजा 15 5 और 6 11 और 3 14 और 1 15 3 से फिर चल जाएगा
3 चौका 12, 1 3 पंजा 15 और 3 पंजा 15। अब 5 और 5 10 और 4 14, 3 का नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 9 45, ठीक है ना भाई, 5 एकन 5। फिर 7 का जाएगा 13 17 91 और 13 का जाएगा 1। ये काम आप रख के कर लें। अब आपको क्या करना है, 8190 लिखे, ठीक है। और इसमें अपन ने सबसे पहले बेटा काय का दिया था, 2 का दिया था, और कितनी बार गया था, 4095 बार गया था। इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है ना भाई। फिर काय का दिया था बेटा, 3 का, तो फिर यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, और कितनी बार गया था, 1365, ऐसे लिख रहे हैं। फिर बेटा किसका दिया था अपन ने, 3 का दिया था दोबारा, और कितनी बार गया था, 455, ठीक है ना भाई। फिर काय का दिया था, 5 का दिया था, और कितनी बार गया था बेटा, 91 बार, ठीक है ना भाई। फिर काय का दिया था, 7 का दिया था, और कितनी बार गया था, 13 बार। फिर काय का दिया था बेटा, 13 का दिया था, और कितनी बार गया था, 1 गया था ना। बस इस तरीके से अपन को ये अभाज्य गुणनखंड करना है। वृत्तचारिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वृत्तचारिक। तो इधर जो बाएं तरफ लिखे हुए हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है अपन को। ये ध्यान रखना है कि सभी अभाज्य संख्याएं इधर लिखते जाएं, और जितने बार भाग जा रहा है उनको इधर लिखते जाए। तो अभाज्य गुणनखंड अपन लिख सकते हैं 8190 बराबर, इन सबको गुणा के रूप में लिख रहे हैं, 2 गुणा 3 की घात 2, 2 बार आया है, 5 गुणा 7 गुणा 13। इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, हाँ कि ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। एग्जाम्पल ये है बुक का 144, 180 और 192 का एलसीएम व एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है ना भाई। अब अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखें। सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं उन सबके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना भाई। 2 से दिया 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से दिया 36, फिर 2 से दिया 18, फिर 2 से दिया 9, फिर 3 से दिया 3, फिर 3 से दिया 1। अब 180 से देंगे 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। फिर 192 के निकालेंगे, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 96, 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है ना भाई। अब अपन इनको अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 144 में देखें 1 2 3 4, 2 का अक्षर 4 बार आया है तो 2 की घात 4 लिख दोगे, ठीक है ना बेटा। फिर 3 का अक्षर 2 बार आया है तो 3 की घात 2 लिख दोगे। फिर ऐसे ही 180 को लिखोगे
तो 180 में 1 2 2 बार 2 आया है, 2 की घात 2, 2 बार 3 आया है और 5 एक बार आया है। ठीक है ना भाई। अब 192 लिखोगे यहाँ पे 192, तो 2 का अक्षर 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 2 का अक्षर 6 बार और 3 का 1 बार। ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप लिखना जानते हैं। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, HCF मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं उसको याद रखना, ये तीसरे चैप्टर में और काम आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो बहुपद वाला है, तो वहां पे अपन बहुपदों का LCM HCF ज्ञात करेंगे। बहुपदों से मतलब x वर्ग माइनस 5x प्लस 6 और x वर्ग प्लस 5x प्लस 6 के LCM और HCF निकालना। इस तरीके से समीकरण दे रखे होंगे और उनके LCM HCF निकालेंगे तो ये काम आएगा। HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे छोटी घात वाली संख्या है। वहां पे बहुपद में गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है ना भाई। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी वाली संख्या है, छोटी घात वाली। तो उभयनिष्ठ मतलब जो सम में है, तो 2 और 3 का अक्षर सम में है। अब 2 की घात 4 है, 2 है 6 है, तो सबसे छोटी घात कौन सी होगी बेटा? 2 लिख दिया। ठीक है ना भाई। अब 3 का देखें, 2 2 1, तो सबसे छोटी कितनी होगी? 1। तो HCF आ जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4 3 12। ठीक है ना भाई। अब LCM की बात आएगी। विभिन्न गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाली संख्या है। ठीक है ना भाई। तो विभिन्न का मतलब जितने भी अलग अलग प्रकार के अक्षर आपको दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 और 5 किसी में भी हो सबको लिख लो। ठीक है ना भाई। केवल एक ही बार लिखना है, जैसे 2 3 बार है लेकिन अपन एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 6। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। 5 की सबसे बड़ी कितनी है? 1। तो 2 की घात 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। 3 की घात 2 का मतलब 9 और 5। ठीक है ना भाई। अब इनको गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 5 से किया, 5 का 20, 2 5 के 30 और 2 32। ठीक है। अब 9 से किया, 9 0 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 2880। ये आंसर आ जाएगा LCM का, ये आंसर आ जाएगा HCF का। ठीक है ना भाई। अब इनका ध्यान रखें, HCF जैसे 12 आया, क्या आया? 12। कभी कभार क्या होता है, गलती हो जाती है, तो अपन चेक कैसे करें? HCF का इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चल जाना चाहिए। 144 में 12 का दिया तो 12 एकन 12, 2 बचा, 12 दूना 24, 2 12 बार चला गया। ऐसे ही 180 में दिया तो 12 का भाग दिया, 12 एकन 12, 6, 12 पंजे 60 चला गया। ऐसे ही 192 में भी चला जाएगा। जबकि LCM जो आया, LCM में इन संख्याओं का भाग चल जाना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? अब अगला एग्जाम्पल आपकी बुक का ये एग्जाम्पल 4, 510 और 92 का LCM और HCF ज्ञात करना है और ये संबंध वेरीफाई करना है। इस संबंध को ध्यान रखें बेटा। इसी संबंध पे 1 नंबर का इसी बार 30 जून को जो पेपर 18 जून को पेपर लगा था उसमें आया था। ठीक है ना भाई। आज सबसे पहले तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके LCM और HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 255। 10 और 2 12, 3 का चल जाएगा, 3 8 24, 3 पंजा 15। अब 5 से जाएगा
5 एकन 5, 3 35, 5 सत्ते 35 और 17 का जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। फिर अपन ने 92 के निकाले तो 2 से 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 से 23 और 23 से 1। ठीक है ना भाई। इनको लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 23। तो HCF अभी क्या बताया था मैंने, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, ऐसे ही लिखाया था ना बेटा। तो देखो उभयनिष्ठ देखें, सबसे पहले 2 ही है केवल उभयनिष्ठ, और तो सब अलग अलग है, और उसकी भी छोटी घात कितनी है 1। तो HCF डायरेक्ट आ गया 2। LCM निकाला है। LCM क्या बताया था मैंने, विभिन्न गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो अलग अलग कितने प्रकार के अक्षर हैं, 2 का है, 3 का है, 5 का है, 17 है, 23 है। 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, बाकी सबकी 1 1 है। ठीक है ना भाई। तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। गुणा किया 4 3 12, 12 पंजे 60 और 17 छिक्के 102। 1020 गुणा 23 बराबर आ जाएगा 23 0, 23 दूना 46, 23 एकन 23, 23,460। अब रिलेशन पे आ जाइए। दिया गया संबंध है LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, यही संबंध दे रखा है। तो देखें LCM कितना आया 23,460। HCF कितना आया बेटा 2। संख्याएं क्या है 510 गुणा 92। 2 से गुणा करें, 2 जीरो जा 0, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8 और 1 9। ठीक है, 2 तिया 6, 2 46,920। इधर गुणा कर लें, इनका रप्पे कर लें अपन। 510 गुणा 92, 0 2 एकन 2 पंजा 10, 9 0 9 एकन 9 पंजा 45, 0 2 9 6 46,920, 46,920। अतः संबंध सत्यापित होता है। अतः संबंध सत्यापित होता है। संबंध सत्यापित होता है। ठीक है ना बेटा। इस पे ही क्वेश्चन आया था, वहां क्वेश्चन क्या था, यदि 510 और 92, 510 और 92 का HCF 2 है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो उस समय अपन LCM ऐसे नहीं निकालते, इस संबंध का प्रयोग करके निकालते हैं। यहां से LCM निकालेंगे तो HCF का इधर भाग लग जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है ना भाई। ये 1 नंबर में आता है, ध्यान रखें। आपने डायरेक्ट ऐसे LCM निकाल दिया तो वो नंबर नहीं देगा, वो इस संबंध की सहायता से LCM निकलवाना चाह रहा है। समझ में आ गई ना बात मेरी। अब हमने 2.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके उदाहरण कर लिए हैं। कोई एक आध उदाहरण रह गया हो तो आप किताब में से देख के कर लेना। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट वीडियो में, जो कल वीडियो आएगा, उसमें आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना भाई। जब तक आज आप 2.1 और ये उदाहरण 2.2 के यहां तक का वर्क अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लें। बेटा क्या है, ये जो बीमारी है कब तक चलेगी, क्या होगा, भविष्य में क्या होना है, इसकी चिंता नहीं करनी। किसी के बस में नहीं है, किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होना है। लेकिन एक बात सबको निश्चित तौर पे पता है कि आपकी 10th एग्जाम बोर्ड निश्चित तौर पे होगी। क्यों? क्योंकि जब अभी वाले बच्चों की इतनी भयंकर बीमारी में एग्जाम हो चुकी है और आगे नीट की, जेई, इनकी भी एग्जाम होनी है, तो आपकी एग्जाम भी होगी ही होगी। अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसे सोच के बैठेगा कि स्कूल खुलेंगे जब पढ़ूंगा मैं तो वो आपसे पीछे रह जाएगा। और निश्चित तौर पे यदि आप पढ़ते हैं तो आप उससे बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है ना भाई।
और यदि आप नहीं पढ़े तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप पीछे रह जाओगे। ऐसा नहीं सोचे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये केवल भ्रम है कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। वो ऑनलाइन में इसलिए समझ में नहीं आता कि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे। जो बच्चे प्रॉपर पढ़ रहे हैं उनके निश्चित तौर पे समझ में आता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हुआ करे तो आपका ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर डालें, लेकिन एक्टिव रहें। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, कर लिया और नहीं आया तो छोड़ दिया, पूछा ही नहीं। डाउट पूछा करें जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।